हेलो हेलो जी मैम। हेलो जी अनिरुद्ध, नमस्ते हेलो बेटा। मैम। मैं नमस्ते मैम। कैसे हो बेटा? मैं ठीक हूँ मैम, आप ठीक हैं? बिल्कुल, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और अनिरुद्ध, आज मुझे आपका ध्यान आया है कि हम आपसे बातचीत करें और एक महत्वपूर्ण विषय पर मैं बातचीत करना चाहती हूँ। जी लेकिन मैम। उससे पहले आप मुझे ये बताइए कि आजकल आप क्या कर रहे हैं? जी नमस्कार, और सभी सुनने वालों को भी मेरा नमस्कार। आजकल मैम मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के मोतीलाल नेहरू कॉलेज में सहायक प्रोफेसर के रूप में काम कर रहा हूँ और वहाँ शिक्षण और शैक्षणिक कार्यों में अपना योगदान दे रहा हूँ। तो आपका मुख्य विषय क्या है? मेरा मुख्य विषय मैम हिंदी है, और हिंदी के साथ ही सिनेमा, नाटक और जो पटकथा लेखन है, स्क्रिप्ट राइटिंग, सिनेमा कैसे बनाएं, इन सब विषयों पर भी हमारी जो है चर्चा विद्यार्थियों के साथ लगातार चलती रहती है। बहुत बढ़िया। अनिरुद्ध, मुझे सबसे पहले तो मैं अपने सुनने वालों को भी, श्रोताओं को भी ये बता दूं कि हमारा एक होनहार विद्यार्थी अनिरुद्ध रहा है, हमारे ही स्कूल का विद्यार्थी रहा है। और अनिरुद्ध, आपने ह्यूमैनिटीज ली थी, लेकिन ह्यूमैनिटीज में आगे आपने जो अपना प्रोफेशन चुना, आगे की पढ़ाई जो की, वो हिंदी को ही आपने मुख्य विषय चुना। इसका क्या कारण था? मैम इसके लिए तो प्रेरणा स्रोत के रूप में मैं आपका नाम ही, नीरजा मैम और अंजू मैम थी। हमारे स्कूल में जैसा कि आपको भी पता है कि 10वीं के बाद हिंदी नहीं पढ़ाई जाती थी जी। और मैंने जिद करके 11th और 12th में हिंदी ली थी। और फिर पहली शर्त ये रखी गई थी कि आपको शिक्षक नहीं मिलेंगे आपको पढ़ाने के लिए, आपको खुद से स्टडी करनी पड़ेगी। तो मेरा इंटरेस्ट था कविताएं लिखने में और इन सब कार्यों में, एक्टिंग करने का बड़ा शौक था। तो हिंदी पढ़ने का शौक भी उसी से जुड़ा हुआ है, और टीचर न मिलने की शर्त पर भी मैंने जो है पढ़ने का निर्णय लिया था। बाद में स्कूल ने सभी चीजों को हमारे साथ जोड़ा और हम सभी चीजों को हमारे साथ सहयोग किया, और एक टीचर उन्होंने प्रोवाइड किया आप लोगों के रूप में, जिन्होंने मेरा मार्गदर्शन किया और मार्गदर्शन करके मुझे हिंदी पढ़ने के लिए प्रेरित की। जब 12वीं में आए तो जब हम नॉर्थ कैंपस की तरफ गए तो किरोड़ीमल में मैंने एडमिशन लिया और हिंदी विषय को ही अपना मुख्य विषय बनाया। बहुत बढ़िया। तो आपने आगे हिंदी में फिर पीएचडी की? जी मैम, मैंने स्नातक जो है वो किरोड़ीमल से किया, फिर स्नातकोत्तर भी वहीं से किया। हिंदी विभाग से ही मैंने एमफिल जो है आगरा बाजार में लोक धर्मिता विषय पर अपना एमफिल विषय शोध जो है कंप्लीट किया। उसके बाद मैंने पीएचडी की हबीब तनवीर के नाटकों में लोक धर्मिता विषय को लेकर के। तो मैंने पूरी पढ़ाई जो है दिल्ली विश्वविद्यालय से की। बहुत अच्छा, बहुत बहुत बधाई आपको। अनिरुद्ध, जब मैं स्कूल में भी टीचर थी या आसपास के माहौल में भी देखती हूँ, तो मुझे लगता है कि हिंदी के प्रति कहीं लोगों की हीन भावना है। और आज के युवा वर्ग को भी ये लगता है कि अगर हमने हिंदी विषय ले लिया तो हमारे लिए एज अ करियर कोई स्कोप नहीं है। तो रोजगार के क्या अवसर हैं, ये आप जरूर बताइए। हिंदी विषय लेकर क्या क्या कर सकता है बच्चा या युवा? जी जी बिल्कुल। सबसे पहले तो हिंदी जो है हीनता का विषय नहीं है, ये समझना होगा। और हम आसपास के सराउंडिंग्स, अपने चारों तरफ जो माहौल है, जो चीजें हैं, उनमें लोग समझते हैं कि अंग्रेजी बोलने वाले सुपर पावर को अपने अंदर रखते हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि हिंदी बोलने वाले सुपर पावर है। बहुत बढ़िया। क्योंकि हिंदुस्तान की 90% जनता जो है हिंदी से जुड़ी हुई है और हिंदी को बोलती समझती है। 4-5% लोग हैं जो अंग्रेजी पर अपनी कमांड रखते हैं, लेकिन उनको भी अपनी दिनचर्या में हिंदी की जरूरत पड़ती है। तो अगर मैं इस तरीके से कहूं तो वो 100% लोग हैं जिनको हिंदी के बगैर काम नहीं चल सकता है या काम चला नहीं सकते हैं वो। तो हिंदी हीनता का विषय नहीं है, बल्कि हिंदी प्रवीणता का विषय है। बहुत बढ़िया। और हिंदी
जो है आपको वो बना सकती है जो अंग्रेजी बना ही नहीं सकती है। जी। मैं इसके कई उदाहरण दे सकता हूँ आपको, जैसा कि आप हमारी शिक्षिका रही हैं और हम लोगों ने आपसे मार्गदर्शन लिया है। स्कूल में हमारे बाद शायद जो है बहुत बड़ा बैच चलने लग गया था हिंदी का। बिल्कुल। तो वो भी एक हमारे लिए प्रेरणा रहता है कि हमने जो चीज शुरू की वो बहुत आगे तक बढ़ रही है और आज लगभग वहाँ 2 सेक्शन मैं पिछली बार गया था तो चलते हैं हिंदी के, ऐसी मुझे जानकारी दी गई थी। जी। तो ये अंग्रेजी स्कूल में एक हिंदी की स्थापना सबसे पहला चैलेंज था। वहाँ पर हमने स्थापित किया सिर्फ अंग्रेजी पढ़ करके नहीं बल्कि हिंदी पढ़ करके भी आप प्रवीण बन सकते हैं। मैं इस पर मैं मानता हूँ कि हिंदी में रोजगार के अवसर आज जिस तरीके से डिजिटल प्लेटफॉर्म्स खुल गए हैं और जिस तरीके से तकनीकी दुनिया जो है पैर पसार रही है, उसमें हिंदी के जो अवसर हैं वो बहुत खुले हैं, क्योंकि अब आपके पास बहुत कुछ आ गया है। पहले था कि हम हिंदी पढ़ेंगे तो टीचर बन जाएंगे, पहले था कि हम हिंदी पढ़ेंगे तो पत्रकार बन जाएंगे, हम हिंदी पढ़ेंगे तो कलाकार बन जाएंगे, लेकिन ये सब बहुत सीमित मात्राओं में थी और इन सीमित मात्राओं की वजह से सभी लोग इस हिंदी को करियर के रूप में नहीं चुनते थे। लेकिन आज देखिए कि आप इतने स्कूल्स हो गए हैं जहां बीएड की पढ़ाई करके लोग शिक्षक बन रहे हैं, इतने मीडिया चैनल्स हैं जहां पर लोग जाकर के पत्रकार बन रहे हैं, उसके भीतर संपादक है, कंटेंट राइटर हैं, इतनी पत्रिकाएं छप रही हैं, इतने अखबार निकल रहे हैं, इनमें लिख लिख करके लोग जो हैं अपना करियर बना रहे हैं। मैं इंद्रप्रस्थ भारती हिंदी अकादमी की पत्रिका है, उसमें पहले एक प्रेम पत्र करके उन्होंने मतलब कॉलम चलाया था, उसको लिखने के लिए जो है हिंदी अकादमी 5500 रुपए भी देती थी। इसी तरीके से अखबारों में लिखते हैं लोग तो उनको पैसे मिलते हैं, मैगजीन्स में लेख लिखिए, क्योंकि आज लगभग 2000 से ऊपर पत्रिकाएं हैं जो आपको पैसे देती भी हैं और बहुत सारे जैसे कि साहित्य अकेडमी है, युवा जो लेखक है उसको प्रोत्साहित करती है। ऐसे ही हिंदी अकेडमी है, कोई किताब अगर छपती है युवाओं की तो वो वहां जाकर के सबमिट कर सकते हैं, तो उसकी जो सहायता राशि है छपने की वो वहां से दी जाती है। इसी तरीके से आप हिंदी अकेडमी से ही पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बहुत मतलब बड़े नामचीन मीडिया संस्थानों से अपना पत्रकारिता नहीं कोर्स किया, लेकिन हिंदी एकेडमी से करके आज वो बहुत सारे पीआईबी मेंबर्स बने हुए हैं। अनुवादक की ज्यादा जरूरत पड़ रही है आजकल, प्रत्येक मिनिस्ट्री में जो है अनुवादक की जरूरत पड़ती है और अनुवादक प्रत्येक मिनिस्ट्री के कार्य को हिंदी में कैसे करना है ये निर्धारित भी कर रहे हैं, क्योंकि राज्यसभा, लोकसभा, इन सभी में अनुवादकों की जरूरत पड़ती है। वहाँ सभी भाषाओं में अनुवाद होता है, तो अनुवादक के रूप में हम अपना करियर चुन सकते हैं। आज देखिए कि वेब सीरीज और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आने की वजह से प्रत्येक जगह की कहानी प्रत्येक भाषा में मौजूद है। राजस्थानी में आप लिख सकते हैं स्क्रिप्ट, पंजाबी में लिख सकते हैं, हरियाणवी में लिख सकते हैं, और वेब सीरीज इतनी बन रही है कि उनसे आप बेहतर कमाई कर सकते हैं इसमें करियर बना करके। विज्ञापन लेखन है, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि विज्ञापन लेखन की ओर लोग ध्यान नहीं देते। हम आम जिंदगी में विज्ञापनों से जुड़ते हैं, विज्ञापन ही हमें मोड़ते हैं और विज्ञापन ही सब कुछ करते हैं, लेकिन हम विज्ञापन लिखते कैसे इस ओर ध्यान नहीं देते। लेकिन इसमें सबसे बड़ा करियर है, क्योंकि हो सकता है स्क्रिप्ट राइटिंग के लिए आपको 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन तक लगातार लिखते रहना पड़ सकता हो और वहां पर एक स्क्रिप्ट फाइनल होगी या नहीं होगी। लेकिन विज्ञापन सिर्फ 1 लाइन की होती है, 2 लाइन की होती है। अगर उसको टैगलाइन के साथ जोड़ देंगे तो आप बहुत व्यापक रूप से जो है आप एक अर्जन कर सकते हैं उसमें, अगर आपका सिलेक्ट हो जाता है तो। तो अब घड़ी डिटर्जेंट पाउडर की बात करें हम, जैसे एक ही लाइन है कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, तो ये मुहावरा भी चलता आ रहा था लोक जीवन में। उसको एक एड मेकर ने अपना टैगलाइन बनाया और देखिए कि कितने व्यापक स्तर पर वो विज्ञापन लोगों के दिमाग जहन में चला गया। तो ये क्षेत्र भी है जहां पर काम कर सकते हैं लोग। अब अनुवादक सिर्फ हम बात करते हैं मिनिस्ट्रीज की, लेकिन आजकल विदेशी भाषाओं का भी हिंदी में खूब अनुवाद हो रहा है। वहाँ के प्रकाशक भी यहाँ के लोगों को बहुत अनुवाद के लिए दे रहे हैं। तो एक विदेशी भाषा अगर
हिंदी के साथ सीख ले तो हिंदी में रोजगार के अवसर को दुगना किया जा सकता है। जी, इसके साथ साथ मैं अनिरुद्ध, आपने अभी विज्ञापन की बात की है। विज्ञापन लेखन एक क्षेत्र है, इसके साथ साथ बहुत सारे स्टूडियोज हैं, दिल्ली में हैं, दिल्ली के बाहर हैं, जहां विज्ञापन की रिकॉर्डिंग होती है पूरा। वो भी एक बहुत अच्छा काम है। अगर बोलने का शौक है तो वो काम कर सकते हैं। डबिंग का काम होता है, फिल्में बनती हैं, उनकी डबिंग हो रही है। तो बस जरूरी ये है कि जो भी इन चीजों में भाग लेना चाहता है उसका उच्चारण पर विशेष ध्यान देना होगा। उच्चारण शुद्ध होना चाहिए। अल्प विराम, पूर्ण विराम, बलाघात जो हम लोग स्कूल टाइम में पढ़ते आए हैं उस पर ध्यान देना हो तो ये भी एक मेरे ख्याल से रोजगार का बहुत अच्छा अवसर है। जी, आजकल कम्युनिकेशन का एक पेपर पढ़ाया जा रहा है जिसको हम भाषा और संप्रेषण के नाम से जानते हैं, और दिल्ली विश्वविद्यालय ने इसको शुरू किया और इसको प्रत्येक जो स्ट्रीम के विद्यार्थी, कहिए विज्ञान के विद्यार्थी हो, कॉमर्स के हो या फिर आर्ट्स के, तो पढ़ते ही थे, लेकिन अब इन्हें जो है वाणिज्य और विज्ञान दोनों के विद्यार्थियों के लिए खोला गया है और उनको स्पेशल जो है एक पेपर पढ़ाया जाता है ताकि उनका जो कम्युनिकेशन स्किल है उसको सुधारा जा सके। और ये हिंदी और अंग्रेजी दोनों में पढ़ाया जा रहा है ताकि दोनों तरह के जो उसकी ताकत है, भाषाई ताकत, उसको वो समझ सके और जान सके। तो ये कोशिश जो है विश्वविद्यालय कर रही है। और आजकल तो रेडियो जॉकी, आपने कहा कि डबिंग है, रेडियो जॉकी भी एक बड़ा मार्केट है जहां पर आज देखिए कि प्रत्येक क्षेत्रीय भाषाओं में चैनल का खुलना, और वहाँ देखिए तरह तरह के, अब एक बब्बर शेर वाला अगर आप देखिए तो वो आता है, वो है बिल्कुल बिना, अगर हम उसे वैसे देखें सेंसिबल लेवल पे देखें तो बिना सिर पैर का लगता है, लेकिन वो एंटरटेनमेंट की दृष्टि से आप देखिए, मनोरंजन की दृष्टि से वो बहुत ही प्रभावशाली है और लोग जो है उसको सुनते हैं, लोग उसे जानने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे कुछ मनोरंजक जो अगर आपके विचार अगर आपके दिमाग में हैं जो पब्लिक को एंटरटेन कर सकते हैं तो वो आपको समृद्ध भी कर सकते हैं, आपको व्यापक रूप से, आर्थिक रूप से मजबूत भी बना सकते हैं। बिल्कुल अनिरुद्ध, और इसके साथ साथ ही आज जो YouTube है उसमें भी आप जो अधिकतर जो कार्यक्रम उसमें आते हैं वो ज्यादातर हिंदी के ही हैं। हिंदी में ही लोग YouTube पर अपना चैनल में कोई कहानी सुनाता है, कोई कविता सुनाता है, कोई समाचार, विभिन्न प्रकार के उसमें चीजें सामने आ रही हैं और वो हिंदी मुख्य रूप से माध्यम है। और इसके साथ ही साथ अभी जो आपने ये कहा कि राज्यसभा, लोकसभा, मिनिस्ट्री में अनुवादक चाहिए, तो बैंक में भी हिंदी ऑफिसर, हिंदी ट्रांसलेटर, इन सब की बहुत जरूरत रहती है। जी मैम, बैंक की स्थिति ये रही कि बैंक को शुरू से चाहिए थी। मिनिस्ट्री लेवल पर आजकल एक नया व्यापक बदलाव हुआ है। राजभाषा आयोग जो है प्रत्येक कॉलेज में कार्य करने लगे हैं और धीरे धीरे जो अभी पिछले दिनों ही हिंदी एकेडमी ने एक पहल की और वो विश्वविद्यालय में आया और कॉलेज लेवल पे उतरा कि भाई कैसे जो है ज्यादा से ज्यादा हिंदी का प्रचार प्रसार किया जा सके। इसके लिए उन्होंने विश्वविद्यालय और महाविद्यालय दोनों से संपर्क अभियान चलाना शुरू कर दिया है। तो हम जब बात करते हैं कि युवा जो है क्यों इस तरफ से विचलित होने लगते हैं हिंदी को पढ़ करके, लेकिन वो हिंदी का सबसे बड़ा जो मार्केट है, आज देखिए IPL देखिए, इंडियन जो प्रीमियर लीग है 2 महीने चलता है लगातार, उसमें देखिए कमेंट्री हो रही है, सभी भाषाओं में कमेंट्री हो रही है। उसके लिए उन्होंने भोजपुरी के लेखक रखे हैं और उन्होंने इसी तरीके से राजस्थानी के शब्दों को लिख करके कमेंटेटर को देते हैं, हरियाणवी के देते हैं। तो प्रत्येक क्षेत्र के जो हैं कमेंटेटर उनको दिया जा रहा है, उनको बताया जा रहा है। तो ये भी एक बड़ा व्यापक क्षेत्र खुला हुआ है। और आप विदेशी धरती पर देखिए तो पूरा वेस्ट इंडीज आजकल जो है वर्ल्ड कप चल रहा है उस एरिए में, तो वहाँ पर भोजपुरी भी है और हिंदी भी है। मॉरिशस की राष्ट्रभाषा भोजपुरी है और त्रिनिदाद, टोबैगो, फिजी, सूरीनाम सब में हिंदी लगातार बोली जा रही है और समझी जा रही है लोगों द्वारा।
और हम देखते हैं कि विश्व हिंदी सम्मेलन भी अभी पीछे जो है फिजी और सूरीनाम में ही लगातार आयोजित किए जाते रहे हैं। तो इससे पता लगता है कि हिंदी की व्यापकता कितनी है। अमेरिका में, रसिया में ट्यूशन सेंटर्स खुले हुए हैं हिंदी पढ़ने के लिए। तो जापान में हिंदी के लिए सेंटर्स खुले हुए हैं। यहाँ पर अंधेर नगरी नाटक का अभी फिलहाल हमारे एक मित्र हैं वेद प्रकाश जी, उन्होंने मंचन करवाया और उन्होंने हमसे यहाँ से सहयोग लिया। हम लोगों ने उसमें ऑनलाइन सहयोग भी दिया था। तो इसकी व्यापकता बहुत दूर तक है। नाटक का एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जहाँ पर लोग जो है नाटकों के जरिए लोग अपने स्क्रिप्ट तैयार करते हैं, नाटक बनाते हैं, उसमें एक्ट करते हैं और उनसे जो है पैसा कमा रहे हैं, अपनी जीविका चला रहे हैं। तो हिंदी का अंग ही है ये सब। गीत गजल लिख करके लोग जो है गा भी रहे हैं, सुना भी रहे हैं, कभी सम्मेलनों का आयोजन हो रहा है। तो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है आज, जैसा कि आप कह रही हैं कि यूट्यूब भी है और सामान्य मंच तो है ही उनके लिए उपलब्ध। तो यूट्यूब डिजिटल और नॉन डिजिटल दोनों फॉर्म में हिंदी की व्यापकता को हम बहुत विस्तार से देख सकते हैं, समझ सकते हैं और उसकी उपयोगिता को भी समझ सकते हैं। अगर हम हिंदी को हीन न समझते हुए और हिंदी में अपने करियर की संभावना तलाश रहे हैं तो उसको करियर के रूप में देखने की जरूरत है। बहुत अच्छी जानकारी दी अनिरुद्ध आपने। बस एक प्रश्न और पूछूंगी। आप प्रोफेसर हैं, सहायक प्रोफेसर हैं, आप बहुत स्टूडेंट से मिलते हैं और आप आजकल बहुत सारी हिंदी की नई नई पत्र पत्रिकाएं या पुस्तकें आ रही हैं। आप अपने सुनने वालों को कुछ सजेस्ट कीजिए, कुछ सुझाव दीजिए कि ये उपन्यास या ये कहानियां या ये पत्र पत्रिकाएं अवश्य पढ़ें। जी मैम, पढ़ने के लिए मैंने शुरू में ही एक पत्रिका का जिक्र किया जो विद्यार्थियों के लिए बहुत उपयोगी है, इंद्रप्रस्थ भारती जी, जो कि हिंदी एकेडमी की पत्रिका है और वो विद्यार्थियों के लेखों को भी छापते हैं। तो विद्यार्थी क्या लिख रहे हैं जी और विद्यार्थी क्या पढ़ रहे हैं, दोनों की जानकारी वहाँ पर मिल जाती है। दूसरी पत्रिका जो है बहुवचन है जी, ऐसे ही आजकल है। ये सब पत्रिकाएं कुछ जो है, एक भाषा पत्रिका है वो भारत सरकार की है, पूर्वोत्तर की बहुत सारी पत्रिकाएं हैं जी, जिनको पढ़ सकते हैं। अनभय सांच है और अपनी माटी है जी। इसी प्रकार से संस्कृति एक पत्रिका आती है, लोक संस्कृति, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की नटरंग पत्रिका है, नटरंग, यस बिल्कुल, जिसको पढ़ सकते हैं। और अभी समकालीन समय में किन पक्षों पर लेखन चल रहा है, नाटक के क्षेत्र में क्या हो रहा है, और वहाँ पर कई सारी जो संस्थाएं हैं जो काम कर रही हैं उनकी पत्रिकाएं भी आती हैं। तो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की लाइब्रेरी जो प्रकाशन विभाग है उसको एक बार विजिट करें और वहाँ जाकर के रंग प्रसंग भी एक पत्रिका आती है, जिससे कि हम जान पाते हैं कि क्या एक्टर्स कर रहे हैं, क्या नाटक हो रहे हैं, किस प्रकार से संवाद लिखने हैं, तमाम चीजें हो रही हैं। तो इन पत्रिकाओं के जरिए जो है आगे बढ़ा जा सकता है। तो मैं यही अनुरोध करूंगा कि पत्रिकाओं से ज्यादा जुड़े रहें और जुड़ करके और नई नई चीजों से जुड़ने का प्रयत्न करें, इससे आपका विकास हो सकता है। बिल्कुल अनिरुद्ध, बहुत बहुत धन्यवाद कि एक हमारे साथ जो युवा प्रोफेसर हैं, आज बहुत जरूरत है कि वो युवाओं को सही मार्गदर्शन दे सकें। किसी प्रकार के भटकाव की आवश्यकता नहीं है। जिस भी विषय को चुने उसमें पूरा आत्मविश्वास हो, पूरी तरह से परिश्रम करें, तो आजीविका के साधन ढूंढने में मेरे ख्याल से कभी कोई परेशानी नहीं होगी। बस उसमें लगकर काम करना होगा। अनिरुद्ध, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी जानकारी दी आपने और भविष्य में भी कुछ भी इस तरीके की नई जानकारी आपके पास हो तो आप हमें जरूर बताइए। जी जरूर मैम, जरूर। आपका भी बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे यहाँ पर इस कार्यक्रम में शामिल होने का मौका दिया और सभी दर्शकों को, और जो श्रोता हैं, दर्शक भी हैं और श्रोता भी, क्योंकि सुनकर वो दृश्य परिकल्पना जरूर करेंगे, ऐसा मेरा मानना है
क्योंकि यही कम्युनिकेशन की सबसे बड़ी ताकत है। तो आपका धन्यवाद और सभी लोगों को नमस्कार। नमस्कार। थैंक यू सो मच बेटा। ओके बाय।